नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबेद एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में और इसमें हम अब पढ़ेंगे 1858 के बाद का प्रशासनिक परिवर्तन। ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं इसमें 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून ने शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। इसके पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारतीय मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दिया। उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई। ये 1858 का आपका है। उसका देखिए दिया गया है, यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत पर सत्ता अंततः संसद के ही हाथों में थी। ठीक, इस कानून के अनुसार भारत का शासन पहले की ही तरह एक गवर्नर जनरल द्वारा चलाना था। हालांकि अब उसे वायसराय अर्थात सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की पदवी दे दी गई थी। इस तरह भारत के मामलों पर अंतिम और व्यापक नियंत्रक जिस अधिकारी का था, वह भारत से हजारों मील दूर लंदन में बैठा होता था। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के लिए 1858 ईस्वी में कानून में व्यवस्था की गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। ठीक है, फिर देखेंगे यही काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी। हालांकि गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकते थे। अगला पॉइंट, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल को कानून बनाने की गरज से और भी बड़ा बना दिया गया और इसलिए उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया। ठीक है, फिर देखेंगे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 सदस्य तक बढ़ाने का अधिकार था, जिनमें से कम आधे का गैर अधिकारी होना अनिवार्य था। ये भारतीय भी हो सकते थे और अंग्रेज भी हो सकते थे। अगला पॉइंट देखेंगे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए उसे आरंभिक कोटि का या कमजोर संसद भी नहीं माना जा सकता था। अगला पॉइंट देखेंगे, वह मात्र एक सलाहकार समिति थी जो सरकार के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी और वित्तीय प्रश्नों पर तो हरगिज नहीं कर सकती थी। अगला पॉइंट है, बजट पर तो इसका कतई नियंत्रण नहीं था। यह प्रशासनों के कामों पर विचार नहीं कर सकती थी और सदस्य उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते थे। अगला पॉइंट है, दूसरे शब्दों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव पर कोई नियंत्रण न था। उसके अगला पॉइंट है, इसके अलावा इसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। अगला पॉइंट है, भारत के सचिव इसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकता था। अगला पॉइंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और वे भारतीय जनता द्वारा चुने हुए न होकर गवर्नर जनरल द्वारा नामजद किए जाते थे। फिर गवर्नर जनरल भी हमेशा उसके लिए राजा महाराजाओं और उनके मंत्रियों, बड़े जमींदारों, बड़े व्यापारियों या सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का ही चयन करता था। अगला पॉइंट हमारा है, 1861 में संसद में इंडियन काउंसिल वित्त पेश करते हुए भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था, सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जात दूसरी जात पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों में प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन एक गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था और उनकी नियुक्ति सम्राट करता था। उसके बाद पॉइंट है, प्रेसिडेंसियों की सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त थी।
अगला पॉइंट है, इन दूसरे प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट और चीफ कमिश्नर चलाते थे। अगला पॉइंट है, 1833 में प्रांतीय सरकारों से कानून बनाने के अधिकार ले लिए गए थे और उनके व्यय पर सख्त केंद्रीय नियंत्रण लगा दिया गया था। अगला पॉइंट है, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था। फिर पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और सड़कों जैसे कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए प्रांतीय सरकारों को निर्धारित रकम दे दी जाती थी और उनको इस धन का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने को कहा जाता था। अगला पॉइंट है, 1877 में लॉर्ड मेयो की इस योजना को लॉर्ड लिप्टन ने और फैलाया। उसने प्रांतीय सरकारों को भू राजस्व उत्पादन, शुल्क, सामान्य प्रशासन और कानून तथा न्याय व्यवस्था जैसी कुछ और सेवाएं भी सौंप दी। फिर है 1882 में और भी परिवर्तन किए गए। प्रांतों के निर्धारित धन देने वाली प्रणाली समाप्त कर दी गई और उसके बजाय यह किया गया कि किसी प्रांत को कुछ स्रोतों से प्राप्त पूरी आय दे दी जाए और साथ ही अन्य स्रोतों से प्राप्त पूरी आय का एक निश्चित भाग दिया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस तरह राजस्व के सारे स्रोतों को 3 भागों में बांट दिया गया, सामान्य, प्रांतीय तथा वे जिनसे प्राप्त आय केंद्र और प्रांतों के बीच बंटनी थी। अगला है, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारें पूरी तरह भारत सचिव और ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। फिर सबसे पहले 1864 और 1868 के बीच स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हुई। उनके सदस्य नामजद होते थे और इसका देखिए बहुविकल्प, इसमें जो आपके महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या दिया गया है, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया था। बंगाल की सेना में अब यह अनुपात 1 और 2 का था तथा मद्रास में बम्बई की सेनाओं में 2 और 5 का था। उसका देखिए, इसके लिए भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। फिर तोपखाने और बाद में 20वीं सदी में टैंकों तथा बख्तरबंद गाड़ियों जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथों में रखे गए। 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ठीक है। उसका देखिए, सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की आयु जो 1859 में 23 वर्ष थी, 1878 में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विस के सदस्यों को यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। उसका देखिए, हमने यहाँ पर आपको छोड़ा था, यहाँ पर क्या था आपका पॉइंट, इनके सदस्य नामजद होते थे और इसका देखिए इसके नीचे लिखा गया है, इनका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था। इसलिए ये संस्थाएं किसी भी तरह स्थानीय स्वशासन नहीं कही जा सकती थी और प्रबुद्ध सेनाओं ने भी इन्हें ऐसा नहीं माना। उसका देखेंगे अगला पॉइंट, वर्ष 1914 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सके। अगला पॉइंट है, सेना के भारतीय अंग का संगठन संतुलन और जवाबी संतुलन तथा बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया गया था, ताकि किसी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के लिए एकजुट होने का उनको अवसर न मिल सके। ठीक है। फिर है, सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने लगे। उसके बाद है, विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और उनको बड़ी संख्या में भर्ती किया जाने लगा। फिर है, 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार की सेना में आधा भाग पंजाबियों का था। फिर है, वायसराय लांसडाउन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो इसकी सरकार का यूरोपियों के हाथों में होना अनिवार्यता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़ों के प्रति अपनी नीति बदल दी। 1857 के पहले भारतीय राज्यों को हड़पने का कोई भी
अवसर नहीं चूकते थे, यह नीति अब छोड़ दी गई। अगला पॉइंट है, वायसराय कैनिंग ने कहा था इन शासकों ने तूफान में तरंग रोधकों का काम किया था। उसके बाद है, उनके उत्तराधिकारों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी तथा भविष्य में उनके राज्यों का भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स ने कहा, साम्राज्य के आधार पर रूप में रजवाड़ों को बनाए रखना तब से ब्रिटिश नीति का एक सिद्धांत रहा है। ठीक है। उसके बाद है, पहला इंडिया फैक्ट्री राज एक्ट 1881 में बनाया गया था। ठीक है। यह कानून मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। बच्चों को महीने में 4 छुट्टियां भी मिलेंगी। इस कानून में खतरनाक मशीनों को अच्छी तरह अलग अलग रखने की व्यवस्था भी थी। अगला पॉइंट है, दूसरा इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1891 में बनाया गया था। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। स्त्रियों के लिए प्रतिदिन काम के 11 घंटे निश्चित किए गए थे तथा बच्चों के लिए काम घटाकर 7 घंटे कर दिया गया था। फिर है, भारत में छापा खाने की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और इस तरह एक आधुनिक प्रेस की बुनियाद उन्होंने डाल दी थी। उसका समाचार पत्र आरंभ करने तथा उन्हें एक सशक्त राजनीति साधन बनाने में राम मोहन राय, विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, सुरेश नाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक जी, सुब्रमण्यम अय्यर, सी करुणाकर मेनन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और दूसरे भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया। उसका 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बनाया गया। इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कड़ी बंदिशें लगाई। इस कानून को 1882 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है। फिर भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ सबसे पहले उनका उत्तर स्थित नेपाल से टकराव हुआ था। ठीक है। उसके अक्टूबर 1814 में दोनों देशों की सीमा पुलिस के बीच झड़प हुई जिससे खुला युद्ध आरंभ हो गया। नेपाल सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर शांति समझौते की बातचीत करनी पड़ी। उसे गढ़वाल और कुमाऊं के जिले छोड़ने पड़े तथा तराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। उसे सिक्किम से भी हट जाना पड़ा। उसके बाद पॉइंट है, अंग्रेजों को हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी मिल गए। फिर है 19वीं सदी में 3 बार स्वतंत्र बर्मा से युद्ध करके अंततः उस पर भी कब्जा कर लिया। फिर बर्मा के जंगल संबंधी संस्थानों पर ब्रिटिश व्यापारियों की लालची निगाहें बहुत पहले से ही गड़ी थी। उसके बाद है, ब्रिटिश अधिकारी भी बर्मा तथा शेष दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसियों के व्यापारिक राजनीतिक प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहते थे। फिर है 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और राजधानी अवा से 45 मील दूर तक पहुंच गए। अगला पॉइंट है, बर्मा की सरकार ने नंबर 1 लड़ाई के रूप में 1 करोड़ रुपए देने की, नंबर 2 अरकान और तानासेरिम के समुद्र तटीय प्रांतों पर के अधिकार छोड़ने की, असम कछार और जातियों पर सारे दावे छोड़ देने की, मणि को स्वतंत्र राज्य स्वीकार करने की, ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक संधि की बातचीत चलाने की, अवा में ब्रिटिश रेजिमेंट बनाए रखने तथा कलकत्ता से एक बर्मी दूत नियुक्त करने की शर्तें मान ली। इतनी शर्तें उन्होंने मान लिया था। फिर है 1852 में जो दूसरा बर्मा युद्ध छिड़ा, यह लगभग पूरी तरह ब्रिटेन के व्यापारिक लाभ का परिमाण था। फिर है आपका, अंग्रेजों ने अब बर्मा के अकेले बचे तटीय प्रांत पेगू को भी हड़प लिया था। अगला पॉइंट है, 1885 में बर्मा सम्राट थिबाऊ ने फ्रांस के साथ व्यापार संबंधी एक संधि की। बर्मा में फ्रांसीसियों का बढ़ता हुआ प्रभाव अंग्रेजों को सहन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया,
13 नवंबर 1885 को सम्राट ने बर्मा पर हमला किया। 28 नवंबर 1885 को सम्राट थिबाऊ ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसके राज्य को जल्द ही भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला पॉइंट है, बर्मा के स्वाधीनता संग्राम को कमजोर करने की आशा से वर्ष 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। फिर बर्मा का राष्ट्रीयवाद आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आंग सैन सान के नेतृत्व में अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। अंततः जनवरी 1948 को बर्मा ने अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर ली। अगला पॉइंट है, अफगानिस्तान के साथ संबंधों की स्थायी बनने से पहले भारत की ब्रिटिश सरकार के उससे 2 युद्ध हुए। अंग्रेज अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को कमज़ोर बनाना और समाप्त करना चाहते थे। फिर है, अंग्रेज अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक दोस्त मोहम्मद को हटाकर उसकी जगह किसी मित्र अर्थात पिट्टू शासक को बिठाना चाहते थे। उनकी निगाह अब शाह शुजा पर पड़ी जिससे 1809 में गद्दी छिन गई थी। वह लुधियाना में अंग्रेजों का पेंशनखोर बनकर रहता था। क्या है, अब उन्होंने बिना किसी कारण या बहाने के अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने और इस छोटे से पड़ोसी देश पर हमला करने का निश्चय किया। यह हमला फरवरी 1839 में किया गया। उसके बाद है, अगस्त 1839 को काबुल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ और उन्होंने फौरन गद्दी पर शाह शुजा को बैठा दिया। उनके अफगान कबीलों के विद्रोह कर दिया। फिर एकाएक 2 नवंबर 1841 को काबुल में विद्रोह छिड़ गया। हट्टे कट्टे अफगान ब्रिटिश सेनाओं पर टूट पड़े। अंग्रेजों ने मजबूर होकर 11 दिसंबर 1841 को अफगान सरदारों से समझौता किया और बात मान ली कि वे अफगानिस्तान से चले जाएंगे। फिर है, 16,000 सैनिकों में से केवल एक ही जिंदा सीमा तक पहुंचा और अनेकों जीवित रहे, यह युद्धबंदी बनकर। प्रथम अफगान युद्ध में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया तथा लगभग 20,000 सैनिक मारे गए थे। अफगान शासक शेर अली पर ब्रिटेन की शर्तें लादने के लिए उन्होंने 1878 में अफगानिस्तान पर एक और हमला किया। इसे ही दूसरा अफगान युद्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मई 1879 में शांति स्थापित हुई जब शेर अली के बेटे याकूब खान ने गंदमक की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को सब कुछ मिल गया जो वे चाहते थे। अगला पॉइंट है, विद्रोह अफगान सैनिक ने 3 सितंबर 1879 को ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर केवानियारी और उसके सैनिक के अंगरक्षक पर हमला करके उन्हें मार डाला। अगला पॉइंट है, दोस्त मोहम्मद के पोते अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का नया शासक स्वीकार किया गया। अब्दुल रहमान ने भी ब्रिटेन को छोड़कर किसी और शक्ति से राजनीतिक संबंध न करने की बात मान ली। इस प्रकार जो आपका ये था 1858 वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी पर जाकर इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।